Hey class 10, once again welcome back to an academy, India's largest learning platform guys and स्वागत है आप सबका वापस से सीबीएसई क्लास 10 चैनल के ऊपर एंड दिस इज मी कुणाल योर मेंटर फॉर एसएसटी गाइस. सो एज आई प्रॉमिस्ड यू मैंने आपको लास्ट वीडियो डाला था मेरा दैट वाज ऑन कंप्लीट रिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर दैट वाज डैम इन डिटेल गाइस, है ना. तो जिन बच्चों ने जिस वीडियो को मिस किया हुआ है तो प्लीज जरूर से इस वीडियो को जाके देखिए. मैंने एग्रीकल्चर वन शॉट रिवीजन करवाया हुआ है ऑन दिस वेरी ओन चैनल गाइस. आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट पे जाके आपको मिल जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई आल्सो प्रॉमिस दैट आई विल बी कवरिंग वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस बार ये टॉपिक है फेडरलिज्म, यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है आपके टर्म 1 एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से. राइट, तो मैं आप इस चैप्टर का एक जरा सा बहुत भी जल्दी वाला क्विक वाला सिनॉप्सिस देने वाला हूं. राइट, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस. मेक श्योर यू watch the entire video so that it gets each and everything gets crystal clear. Right, so let's get started, let's get doing guys, come on. So moving on further, अगर मैं बात करूं बच्चों, अनअकैडमी के साथ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने स्कूल्स की पढ़ाई कर सकते हैं. यानी कि अनअकैडमी प्लस अगर आप लेते हो बच्चों, यहाँ पे CK01 ये मेरा कूपन कोड है, इसको अगर आप यूज करेंगे आपको 10% का एडिशन ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा. माय नेम इज कुणाल. जो बच्चे मेरे को नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि आई टीच यू एसएसटी ऑन द प्लेटफॉर्म ओनली ऑन अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 10 चैनल एंड आल्सो आई हैव द प्लस कोर्सेज ऑन द अनअकैडमी ऐप. तो आप वहां पे प्लस में एनरोल करके भी मेरे बैचेस को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो डन माय मास्टर्स फ्रॉम सीएसएम कानपुर, मोर ओवर क्वालिफाइड यूपीएससी प्री 2 टाइम्स, more than 6 years of experience in mentoring and guiding students to clear academics as well as the Olympiads. So let's move on further. ये तो थोड़ी थोड़ी बातें थी मेरे बारे में. So बच्चे, बग्स बाउंटी प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल प्रोग्राम है, यानी कि अगर आपको लगता है वीडियो के अंदर कुछ भी गड़बड़ा आप हमें बता सकते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों लिंक दिया हुआ है बग्स बाउंटी का गूगल फॉर्म का, फिल करिए. कोई भी नॉन टेक, कोई भी टेक या नॉन टेक कुछ भी ऐसा एरर है हमको बताइए बच्चे, हम आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स करते हैं. राइट, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अनअकैडमी इमर्जेस फॉर यू पीपल, यानी कि आप आपका एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. यानी कि जितना भी आपने पढ़ा है बच्चे उसको टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट करवाते हैं बच्चे अनअकैडमी इमर्ज के अंदर. हर वीकेंड्स पे मॉक टेस्ट होते हैं सैटरडे से ट्यूसडे के बीच में फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th. तो अगर आपके 12th का कोई फ्रेंड है तो उनको बता सकते हैं, कॉमर्स और साइंस दोनों स्ट्रीम्स के यहाँ पे टेस्ट होते हैं. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट सीबीएसई गाइडलाइंस. We give you a properly detailed performance report and video solutions by the top educators as well as जो हमारे टॉपर्स होते हैं बच्चे उनको हम यहाँ पे फीचर करते हैं हमारे अनअकैडमी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर. राइट, सो दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइस. मूविंग ऑन फर्दर, अनअकैडमी प्लस आप सारे अमेजिंग बच्चों के लिए, वो बच्चे जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री और ओपी लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आ सकते हैं. यानी कि बच्चे यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ हम आपको गाइड करते हैं, आपको बातचीत करते हैं आपसे, है ना, आपके साथ क्विजेस करते हैं, आपके साथ वाइवा क्विजेस करते हैं. ऐसी बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपके अनअकैडमी पे आपके साथ होती हैं. राइट, यानी कि आप अपने लाइव क्लास के अंदर आप अपने टीचर से बात भी कर सकते हो. ऐसे भी फीचर्स है अनअकैडमी के ऊपर. एंड द बेस्ट पार्ट कि आपको स्टडी नोट्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ता. स्टडी नोट्स, माइंड मैप्स, आपके डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली क्विजेस, मॉक टेस्ट, ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर. यानी कि बच्चे अगर मैं बात करूं, यू जस्ट हैव टू गिव यू, बच्चे आपको बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही कम प्राइस, दैट इज नॉमिनल प्राइस, मुश्किल से 1100 के आसपास आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. वो भी अगर आप CK01 मेरा एक कोड यूज कर लेते हैं. सो दैट्स ऑल यू हैव टू पे पर मंथ. ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं बात करता हूँ बच्चे जिनको चाहिए लाइफ में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा, सो उनके लिए अनअकैडमी आइकॉनिक है भाई. यानी कि प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, स्टडी प्लानर, आपके पेरेंट टीचर मीटिंग जैसे बहुत सारे बेहतरीन बेनिफिट्स है जो आपको अनअकैडमी आइकॉनिक पे मिलते हैं. एंड जो बेस्ट पार्ट है बच्चे अनअकैडमी आइकॉनिक, देखो जादू दिखा रहा है आपको. सो सबसे बेहतरीन पार्ट तो ये है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज पर मंथ का कॉस्ट है. वो भी अगर आप मेरा कोड यूज कर लेते हैं CK01 तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ मिल जाता है. एंड यू कैन पे योर फीस इन द पार्ट्स, यू कैन पे इट इन जीरो कॉस्ट EMI. सो आपके ऊपर है, आप जैसा देना चाहे वैसे अपनी फीस को पे कर सकते हैं. तो मेरे पीछे आपको बहुत सारा ऐसा एकदम ब्लर वाला एकदम स्कैन दिख रहा होगा. सो शुरुआत करते हैं भाई हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है फेडरलिज्म गाइस. चलिए, तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है बोले तो बाबू मोशाय, ये फेडरलिज्म क्या चीज है भाई, देखते हैं एक बार बड़ा बच्चे. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. नंबर 1, फेडरलिज्म एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे जो आपका गवर्नमेंट होता है, सरकार होते हैं, उसके 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं. राइट, जैसे भारत के अंदर बच्चे वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट. सो वी फॉलो अ फेडरल स्ट्रक्चर. ठीक है, लेकिन इसमें भी काफी सारे वेरिएशन है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. मूविंग ऑन फर्दर बच्चे, जो हमारे जो छोटे यूनिट्स होते हैं,
ठीक है, एक हमारा सेंट्रल यूनिट होता है और एक हमारा छोटा यूनिट होता है। जो छोटे यूनिट होते हैं अब उनको प्रोविंसेस कहते हैं, जैसे भारत के अंदर अब उनको स्टेट्स कहते हैं, यूटीज कहते हैं। साथ ही साथ हमारा जो बिगर यूनिट होता है जो पूरी कंट्री को रन करता है उसको हम कहते हैं हमारा सेंट्रल यूनिट। मूविंग ऑन फर्दर गाइस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर एक सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियन के यूनिट्स के बीच में डिवाइड कर दी जाए, शेयर कर दी जाए, वो सिस्टम कहलाता है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, तो पूरी चीज को हमने यहाँ पे सम अप कर दिया, दैट इज 2 मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक यूनिट होता है सेंटर पे, दैट विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, इट विल रन द कंट्री। छोटे यूनिट्स को हम यहाँ पे प्रोविंसेस कहते हैं। सो दिस इज ऑल व्हाट फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट, राइट। मूविंग ऑन फर्दर गाइस, देखिए सरकारें दो तरीके से चलती हैं, यहाँ पे दो तरीके स्ट्रक्चर से। एक तो हमारी यूनिटरी स्ट्रक्चर एक होता है, एक होता है फेडरल स्ट्रक्चर। देखो यूनी, जब ये वर्ड लग जाए यूनी तो मतलब होता है वन। सो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक है, और जो अगर सब यूनिट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि प्रोविंसेस वगैरह अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटा वो सब पावरफुल नहीं होते। यानी वहां पे जो सरकारें हैं, वहां पे जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज होती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल नहीं होती, एंड देर 100% आंसरेबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी। बट अगर हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की, एक फेडरल स्ट्रक्चर की, तो वहां पे ऐसा नहीं होता। इट विल नंबर वन हैव 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड चीज, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी अपनी पावर्स होंगी, उसके अपने रिसोर्सेज होंगे, और वो उन पावर्स के लिए सेंट्रल को आंसरेबल नहीं होती। तो ये सबसे बेहतरीन चीज होती है हमारी यूनिटरी के बारे में और फेडरल के बारे में। जो कंप्लीटली फेडरल स्टेट होगा, फुली फेडरल स्टेट, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी बेटा बहुत ज्यादा होगी, एंड विल नॉट बी आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी ऑफ इट्स डिसीजन। लेकिन भारत के अंदर हम फुली फेडरल स्टेट नहीं। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों है, भारत तो डेमोक्रेटिक भी है, भारत बहुत कुछ है, बट फुली फेडरल क्यों नहीं है? बच्चों कहीं ना कहीं हम लोग जो है क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब कि जो भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज द पावरफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। देखिए स्टेट गवर्नमेंट भारत में पावरफुल है, राज्य सरकारें भारत के अंदर जरूर से पावरफुल है, लेकिन जब बात नेशनल लेवल पे आ जाती है, जब मैटर्स नेशनल लेवल के होते हैं, तब हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर्स काफी कम हो जाती हैं। जितने भी मनी रिलेटेड मैटर्स होते हैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर बहुत ज्यादा होती है। सो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेवल ऑफ पावर है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल वन। So hence we cannot say that India is a fully federal state. So India is a quasi federal state. Okay, चलिए let's go on further. तो अब देखिए हर चीज के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे फेडरलिज्म की भी कुछ बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पे। नंबर वन फीचर हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे बच्चे, जो ऑटोनॉमी है, जो पावर है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, वो डिफाइंड है। हालांकि भारत का जो संविधान है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट के पास कौन कौन से पावर्स हैं, ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। लोकल अथॉरिटीज के पास कौन कौन से पावर्स है, what is the source of revenue, पैसा कहां से आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, everything is written in that particular constitution, right? Then apart from that guys, no tier of government whether central, state or local can unilaterally, that means alone, change the constitution. कोई भी एक लेवल ऑफ सरकार संविधान को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, कंसेंट चाहिए होता है हर एक लेवल्स का, मिनिस्टर्स का, एंड कोर्ट्स के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, यानी समझने की। अगर कुछ भी ऐसा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो वहां पे कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन करते हैं। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के, अगर हम फेडरल स्टेट की बात करते हैं, डेफिनेटली तो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो डिफरेंट होने वाले हैं, लेकिन दे डेफिनेटली गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजंस। यानी कि भारत में अगर आप कोई भी स्टेट में रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु, बट एंड ऑफ द डे गाइस वी ऑल आर इंडियंस, दैट मींस वी आर हैविंग द सिंगल सिटीजनशिप हियर। ठीक है, तो वी विल बी हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। हम रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट हैं, लेकिन हम सिटीजंस ऑफ इंडिया हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज जो डिफरेंट टियर्स लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, दे हैव देयर ओन जुरिसडिक्शन एंड दे गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजंस। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, आपके मन में दिमाग आता होगा सर, आपके माइंड में जो ये बात आती होगी कि सर जो फेडरेशंस हैं, अलग अलग जो फेडरेशंस है, जो फेडरल पावर्स है, ये कैसे बने, कैसे? ठीक है, सो इसके दो रूट्स हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नंबर वन इज कमिंग टुगेदर। कई बार ऐसा होता है बच्चे, हम लोग आपस में मिलजुल करके पावर शेयर करते हैं और उसके थ्रू एक बहुत बड़ा सा यूनिट बनता है। ठीक है, सो व्हेन द डिफरेंट स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स, दे कम टुगेदर, शेयर द पावर एंड फॉर्म अ वेरी बिग यूनिट, that is called as coming together federation. The best example is USA and Australia. Okay, but what happens in some cases, a central power will share its power with the smaller units.
एक बड़ी सेंट्रल पावर है वो अपनी पावर को शेयर करेगी छोटे यूनिट्स के साथ, एंड वो जो छोटे यूनिट्स होते हैं कंपैरेटिवली जो सेंट्रल पावर है उससे थोड़ा कम पावरफुल होते हैं। ऐसे केसेस को हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। द बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, राइट। यानी कि जो बड़ा पावर है भारत के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दैट इज शेयरिंग द पावर विद द स्टेट एंड द लोकल। So here any state in India cannot leave the Indian Union. भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहते, इंडिया इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है दैट इंडिया में जो स्टेट्स हैं दे हैव बीन शेयर्ड पावर बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, बट दे डू नॉट हैव द फ्रीडम टू डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट। ये भारत के अंदर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं सही भी था। जब भारत फॉर्म हुआ था, आपको पता है कि भारत का डिवीजन हुआ था ऑन कम्युनल रूट्स। अगर वहां पे हम फुली फेडरल स्टेट बन जाते तो ये बहुत ज्यादा चांसेस थे कि हो सकता है भारत के और ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते थे, मे बी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी थी। सो बट वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी बीइंग द मोस्ट पावरफुल, इट शेयर्स द पावर विद स्टेट एंड द लोकल बॉडीज, एंड दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत को फेडरल कंट्री क्या चीजें बनाती हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? गाइस, नंबर वन, डिवीजन ऑफ पावर्स। भाई साहब, संविधान में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही क्लियरली लिख दिया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे किस किस चीजों पे लॉज बना सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। भारत में बच्चे 3 से 4 तरीकों में हम इस चीज को डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है यूनियन लिस्ट, फिर होता है स्टेट लिस्ट, फिर होता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, और फिर आता है आपका रेसिडुअरी लिस्ट, यानी जो बच गया। तो स्टेट लिस्ट के अंदर बच्चों जो स्टेट सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट के रिलेटेड जो मैटर्स उन पे लॉज बनाती है, और उसके लिए वो सेंट्रल को आंसरेबल नहीं होती, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर बच्चे जो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स है, उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र की सरकार, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों की इंटरेस्ट की बातें हैं, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी हैं और स्टेट इंपॉर्टेंस के भी हैं। सो उन पे दोनों गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज, यानी कि सेंट्रल भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। बट इन द केस ऑफ अ फाइट और डिसएग्रीमेंट, अगर सपोज कर लीजिए एक डिसएग्रीमेंट हो जाता है स्टेट या सेंट्रल के बीच में, जो लॉज बनाए गए हैं वो आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, इन दैट केस व्हाटएवर लॉ इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी फॉलोड, और स्टेट का फॉलो नहीं किया जाएगा। सो कॉन्करेंट के अंदर बच्चे कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मॉडर्न टाइम्स के साथ आए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो है बेटा ये डाल दिए जाते हैं रेसिडुअरी लिस्ट में। रेसिडुअरी मतलब जो बच गया, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से लिस्ट है। तो जो हमने जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो एडिशनल एडवांसमेंट्स हैं, तो होते चले गए, उसको हमने रेसिडुअरी लिस्ट में यहाँ पे प्लेस कर दिया। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल सरकार है, उसके पास पूरा पूरा राइट है यहाँ पे रेसिडुअरी लिस्ट पे आपके लॉज बनाने का, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड बच्चे स्पेशल स्टेटस की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन काफी है, ठीक है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज, स्पेसिफिक कम्युनिटीज है। तो हमने क्या किया है, ऐसे बच्चे स्टेट्स को उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया, इनको स्पेशल स्टेटस दिया। जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास था, बट अभी जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। आर्टिकल 370 से क्या होता था, जो जम्मू एंड कश्मीर था बच्चे, उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां की अपनी एक अलग असेंबली थी, वहां का अपना एक अलग इंडिविजुअल फ्लैग भी था, तो कहीं ना कहीं वो लोग अनफल करते थे। सो इंडिया के अंदर जब कोई भी डिसीजन लॉन्च होता था वो डायरेक्टली जेएनके में अप्लाई नहीं होता था, ठीक है। यानी कि अगर आपको जेएनके में अप्लाई करना है तो पहले वहां का असेंबली पास करेगा, देन इट विल अप्लाई इन द जेएनके। मोर ओवर कोई भी इंडियन किसी और स्टेट से जाकर के जेएनके में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता था, परमानेंटली वहां पे रिसाइड नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद से हट गई हैं। अभी फिलहाल आर्टिकल 371 है हमारे पास। एक क्वेश्चन भी आया था आपके सैंपल पेपर के अंदर, दैट व्हाट टू विच स्टेट डज आर्टिकल 371 ए गिव्स द स्पेशल राइट। सो आर्टिकल 371 डील करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। सो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको हमने उनकी जो इंटीग्रिटी है, जो उनका जो कल्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रिजर्व करने का पूरा पूरा अधिकार दिया हुआ है। ड्यू टू विच दोस गाइज आर रियली नॉट मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर आए उनके कल्चर को लाइक डिस्ट्रॉय करे, या ऐसा कुछ लाइक कह सकते हो आप पल्यूट करे। सो वी हैव गिवन स्पेशल स्टेटस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया, और ये आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 371 के अंदर, ठीक है जी। सो जो 371 ए है ये आपका स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, देन जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है हमारा इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी।
भारत के अंदर बच्चे जो जुडिशरी, आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, हाई कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया जो सबसे बड़ा कोर्ट है, बच्चे वो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन। इवन जो भारत का चीफ जस्टिस है उसका भी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे बाकी जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है। सो दिस इज डन इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह है वो ऐसा ना करें कि जजेस को प्रेशराइज करें, जुडिशरी को प्रेशराइज करें, एंड अंडर दैट व्हाट विल हैपन, जस्टिस विल नॉट बी डिलीवर्ड, राइट। सो जस्टिस ठीक से डिलीवर किया जा सके, न्याय ठीक से दिया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा जुडिशरी है, जो हमारे न्यायालय है, इसको काफी इंडिपेंडेंट रखा जाए, काफी पावरफुल रखा जाए। दैट इज समथिंग दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सरकार कुछ गड़बड़ करती है, आप सरकार के केस फाइल कर सकते हैं। वी हैव द प्रोविजन ऑफ दैट। आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप अप्रोच कर सकते हैं। सो यू हैव दोस राइट्स एंड दैट्स व्हाट मेक्स इंडिया अ वेरी गुड प्लेस, राइट। चलिए, तो एक तो क्वेश्चन था कि हमारा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, और यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, भारत के अंदर हम ऐसी कौन कौन सी चीजें करते हैं जिसके थ्रू हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो बेटा जब भारत लाइक आजाद हुआ तब हमारे कई सारे नए स्टेट्स बने थे, और उस टाइम पे भी बच्चे जो स्टेट्स बनाए गए हमारे, वो काफी ज्यादा परफेक्ट स्टेट्स नहीं थे, और कहीं ना कहीं एक फील था कि इन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने कहा कि चलिए स्टेट्स को हम लैंग्वेज के बेसिस पे और सिमिलर कल्चर के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर देते हैं, बट जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको लगा कि ये आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड इट कैन आल्सो लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अभी रिसेंटली में जो भारत पाकिस्तान बना था, दैट वाज ऑन द रिलीजियस बेसिस। अभी फिर हम कल्चर और लैंग्वेज पे अगर हम बात करेंगे, सो कहीं ना कहीं क्या होने वाला है कि ये जो है ना लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, लाइक फजल कमीशन बना, आपका एसके धार कमीशन बना, ठीक है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ये जो था। सो ये इस टाइप की जो कमिटीज थे, इनको टास्क दिया गया कि आप एक बढ़िया सा रिपोर्ट तैयार करिए, आप बताइए कि हम भारत के स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से दोबारा से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर आउट कर सकते हैं। तो फाइनली अगर आपको याद हो कि जो गांधी जी के एक बड़े ही फेमस डिसाइपल थे, मतलब काफी उनके फॉलोअर थे, पोती श्रीरामुलु। सो पोत्री श्रीरामुलु जी डिपेंड करते, बिलोंग करते थे आंध्रा वाले रीजन से। तो इन्होंने कहा था कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट किया जाना चाहिए। देखिए, जब आप सेम तरीके की भाषाएं बोलते हैं तो आपके कल्चर भी काफी मिलते जुलते होते हैं, है ना। जैसे साउथ के अगर अंदर आप जाएंगे तो साउथ में द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, तो वहां पे जो कल्चर है वो काफी मिलते जुलते से कल्चर आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में जाएंगे आपको थोड़ा सा आर्यन लैंग्वेजेस वगैरह मिलेंगे, आपको हिंदी वगैरह मिलेगा। तो हिंदी कई तरीके से बोली जाती है, राजस्थान में थोड़ा अलग है, हिमाचल में अलग है, ठीक है, बट थोड़ा सा कॉमन है, बोलने का तरीका डिफरेंट है, बट थोड़ा सा कॉमन है, ठीक है। सो एंड वी आल्सो हैव सम वेरी कॉमन कल्चर। सो लिंग्विस्टिक बेसिस, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को रिक्रिएट किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड सिमिलर कल्चर। पहला जो लिंग्विस्टिक स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। और पोथरी श्रीरामुलु जी को काफी बड़ा क्रेडिट जाता है इसके लिए, बिकॉज उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और बेचारे हंगर स्ट्राइक करके उनकी डेथ भी हो गई थी। आफ्टर विच सरकार जो थी वो काफी ज्यादा एक्शन में आ गई, एंड इट लाइक फास्ट द प्रोसेस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएशन, है ना। तो भारत के अंदर जो हमने लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए, वो इंडिया के लिए स्टार्टिंग में जिसको हम थ्रेट समझ रहे थे, डर समझ रहे थे, वो काफी सक्सेसफुल प्रूव हुआ। इनफैक्ट इट एनहांस बोथ डेमोक्रेसी इन इंडियाज इंटरनल इंटीग्रिटी, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी गाइस। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका 8th शेड्यूल जो है बेटा आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को कंसीडर करता है। दैट मींस इन 22 लैंग्वेजेस में आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अब साथ ही साथ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है या स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, उनमें से किसी भी लैंग्वेजेस में किया जा सकता है, राइट। पहले ऐसा बोला गया था कि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बना देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भारत के अंदर सिर्फ 40% जनता है जिसकी मदर टंग हिंदी है, और 1965 से ऐसा बोला गया था कि इंग्लिश को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज द फॉरेन लैंग्वेज। बट दिस डिड नॉट गो वेल विद द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बिकॉज they were very comfortable in speaking either their own native languages or the English language. So these guys started protesting, and as a result, we also acknowledged English as an official language. So we have Hindi, we have English, and we have the two in total. We have 22 official languages that are there listed in the constitution. And any kind of government work can be carried out in any of these 22 languages. Even you can attempt any exam that is organized by the central government in any of these languages. That's the best part about India's language policy. ठीक है, so whenever if ever it's a question कि which schedule of the Indian Constitution contains the languages, official languages, the answer is 8th schedule. Okay, next let's talk about the center state relations. Okay, so before 1990 1990 से पहले की अगर मैं बात करता हूँ, in that case what happened guys,
जो हमारा बहुत सिंपल है बच्चे, जो हमारा इंडिया था इसमें मेजोरिटी गवर्नमेंट काफी था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द बिगेस्ट पार्टी एंड इट यूज्ड टू विन द मैक्सिमम इलेक्शंस। तो यहाँ पे सरकारें जो थी वो काफी डोमिनेटिंग थी, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी कई बार वो स्टेट को पावर नहीं देती थी, स्टेट को डिसॉल्व कर देती थी जहाँ पे उनकी सरकार नहीं होती थी। सो ये बहुत सारी चीजें इंडिया में होती रहती थी, बट आफ्टर 1990s ये पूरा सिनेरियो चेंज हो गया बिकॉज इट स्टार्टेड द रीच अ टर्म ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन मतलब कि भाई 1990 के बाद से जनरली किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, और जब किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलेंगे, यानी मिनिमम 272 के आसपास चाहिए होते हैं आपको सरकार बनाने के लिए, ठीक है, तब नहीं मिलेगा आपको इतना नंबर, तो आप क्या करोगे, दूसरी पार्टी के साथ हैंडशेक करोगे, हाथ मिलाओगे और मिलजुल करके सरकार बनाओगे। So these types of government is called as a coalition government when two or more parties come together to form a government at the center of the state, ठीक है। So अब जब आप coalition सरकार बना रहे हैं, आप दूसरे पार्टीज के भी लीडर्स को लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी लिसनिंग टू देम, आपको सुनना पड़ेगा। तो जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन थे वो काफी ज्यादा बेहतर होने लगे, एंड दैट्स अ रीजन दैट इज स्ट्रेंथेंड द डेमोक्रेसी इन फेडरलिज्म इन इंडिया, right? So the again coalition politics after 1990s, no single party got the winning majority, right? So ये काफी चीजें हैं जो भारत के अंदर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूरी है, मैंने आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाया है यहाँ पे, so ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। मूविंग ऑन फर्दर गाइस, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो पावर थी, जो हमारा लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, जो हमारा लोकल टेयर है, थर्ड टेयर ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा देखा गया बच्चे कि उस गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है जी। तो 1992 के अंदर हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। अच्छा, भारत के अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करना है, कोई भी संविधान में चेंजेस करने, तो आपको आर्टिकल नंबर 368 को यहाँ पे रेफर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। सो हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कभी आपसे आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, so it's a process in which the power is taken from center and state and given to the local bodies। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज करना, सेंट्रल से वापस ले लेना, कुछ चीजों को ले लेना, दैट इज कॉल्ड इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि क्या क्या फीचर्स थे, यानी कि 1992 के अमेंडमेंट के बाद जो भारत का लोकल बॉडी है, या कह लीजिए भारत का जो पंचायती राज सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है नंबर 1 कि रेगुलर इलेक्शंस, जो कि पहले नहीं होते थे, दैट बिकेम मैंडेटरी कि अब रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पे हमारे एससीज को, एसटी को और ओबीसीज को। तो एससी एसटीज हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। 1/3 सीट्स जो थी लोकल बॉडीज के अंदर वो विमेन के लिए, यानी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया टू कंडक्ट रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द लोकल बॉडीज, एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया गया कि आप थोड़ी सी पावर और थोड़ा रेवेन्यू, आप बजट वगैरह जो है आप इसके साथ शेयर करेंगे विद द लोकल गवर्नमेंट, एंड सो दैट द लोकल गवर्नमेंट कैन आल्सो टेक अप द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड, या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप कह सकते हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, हम जरूर से आगे बढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे जरूर से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, है ना जी। चलिए, सो बहुत सारे बच्चों को पंचायती राज सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, बच्चों को लगता है कि सर ये पंचायती राज सिस्टम क्या है, हमको समझ नहीं आता। बेटा पंचायती राज सिस्टम, पहली बात तो इट्स अ लोकल गवर्नेंस बॉडी, लोकल सेल्फ रूल हम इसको कहते हैं। जो विलेज लेवल, गांव के लेवल पे यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन ग्राम पंचायत यू हैव जनरली 5 members called the panch, and they are headed by one member who is called as sarpanch। Now these sarpanch and the panches, they hold a panchayat. Panchayat is just like gatheration of the people. Village people gather, they discuss the problems, they discuss the project works, they discuss the achievements that have been done, राइट। सो ये जो विलेज लेवल पे होती है वो ग्राम पंचायत होती है। फिर विलेज से ऊपर जो है ना, कई बार हम क्या करते हैं कि कई सारे ग्राम पंचायत को कंबाइन कर देते हैं, तो बन जाता है ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल पे हम कहते हैं पंचायत समिति, ठीक है। सो पंचायत समिति थोड़ा ज्यादा पावरफुल होती है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। फिर इससे भी ऊपर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, इसको हम हिंदी में जिला कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को, सो आ जाती है जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर जनरली जो आपके एमएलए वगैरह होते हैं, दे होल्ड द प्रायर पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मिनिस्टर्स का रोल काफी बढ़ जाता है। तो जिला परिषद जो आती है आपकी एपेक्स लेवल होता है पंचायती राज सिस्टम का। कभी भी आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज एट द टॉप ऑफ द पंचायती राज सिस्टम, तो हमेशा आंसर करेगा जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति आपका बन जाता है ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत जो होती है वो आपकी होती है ऑन द विलेज लेवल, ठीक है। चलिए,
अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये सिस्टम क्या गांव में ही होता है, एवरीथिंग इज इन द विलेज ओनली। तो भाई विलेज में सारी चीजें नहीं होती, देयर आर आल्सो थिंग्स इन द म्युनिसिपैलिटी। आप मेरे पीछे बहुत जबरदस्त वाली कार देख पा रहे होगे, एक जबरदस्त वाला ऑफिस देख पा रहे होगे। सो बच्चे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल कमिटीज, देखिए शहरों को मैनेज करने के लिए एक मोर ऑर्गेनाइज बॉडी चाहिए। सो जो हमारे छोटे शहर होते हैं, जो छोटे टाउन्स होते हैं, वहां पे आपको म्युनिसिपल कमिटीज मिलेंगी। और जो बड़े बड़े टाउन्स होते हैं, जो आपके बड़े हो गए मेट्रो सिटीज वगैरह हो गए, वहां पे आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस मिलेंगी, ठीक है। नाउ द हेड ऑफ दिस म्युनिसिपल कमिटी और कॉर्पोरेशन इज अ मेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। So, जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं वहां पे हम इनको म्युनिसिपल कमिटी कहते हैं, और जो बड़े टाउन्स होते हैं बच्चे, वहां पे हम इसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछ लेता है कि जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो कौन होता है, तो इसके हेड को हम कहते हैं मेयर, ठीक है। मेयर के चुनाव होते हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, उस पर हम मेयर चूज करते हैं। सो दिस इज हाउ द म्युनिसिपैलिटी इज इलेक्टेड, राइट गाइस। तो ये आपका चैप्टर बच्चे बहुत बड़ा तो नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है। और इससे कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत बार। देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर देयर, यू नो, दैट कम आउट ऑफ दिस चैप्टर्स। सो डेफिनेटली गाइस, आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फेडरलिज्म। तो मैंने बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही छोटे से 35 मिनट्स के टाइम में मैंने ट्राई किया कि आपके साथ कुछ चीजों, अच्छी अच्छी चीजों को शेयर कर पाऊं और आपके लिए चैप्टर रिवाइज कर पाऊं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज हम सब जरूर से मारिएगा इस वीडियो पे, है ना। एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज सबको इस टाइम पे टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। So that's the reason why people want some quick solutions for their problems, isn't it? है ना जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, यहाँ पे तो फेडरलिज्म चैप्टर आपका यहाँ पे एंड अप होता है विद द म्युनिसिपल कमिटी एंड कॉर्पोरेशंस, है ना। तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। इसके नोट्स मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर मैं इसका पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना जी। चलिए, और स्पेशल क्लासेस को जरूर से अटेंड किया करिए। स्पेशल क्लासेस होते हैं जहाँ पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे होते हैं, बस आपका एजुकेटर कोड आप यहाँ पे यूज करिए। एंड लाइव क्लासेस होते हैं आपके, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहाँ पे, आप पोस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। So, हमारे कुछ ऑनगोइंग बैचेस चल रहे थे 11 अक्टूबर से, जहाँ पे हम आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करा रहे थे, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, है ना। साथ ही कुछ हमारे ऑनगोइंग बैचेस जो कि स्टार्ट हुए हैं आपके 18 अक्टूबर से, जहाँ पे हम आपको केस स्टडी प्रिपेयर करा रहे हैं कंप्लीटली ऑफ मैथ, साइंस एंड एसएसटी। और साथ एडवांस मैथ्स मैराथन चल रही है, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा मिला करके। साथ ही साथ अगर मैं बात कर लूं, तो बात ये भी है कि भाई आपका फेस्टिव ऑफर चल रहा है, यानी कि अगर आप आज 25 अक्टूबर से पहले, यानी कि आज खत्म होने से पहले दिन, अगर आप आइकॉनिक या प्लस ले लेते हैं यहाँ पे, सो बच्चों आपको सीबीएसई और क्रिएटिव कॉर्नर, जहाँ पे हम आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा 4 मंथ्स के लिए, अगर आप मिनिमम 1 साल की सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उससे ज्यादा के लिए जाएंगे यानी 2 साल एंड उससे अबव, तो 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के लिए भी आपको ये फ्री मिल सकता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम आपको 10% का यहाँ पे ऑफ भी दे रहे हैं, ठीक है। एंड मूविंग ऑन फर्दर, जिन बच्चों को यहाँ पे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है अपने 10 के साथ साथ, आप लोग हमारे कॉम्बो कोर्स के लिए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 68,682 रुपीज का एक कोर्स है, पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। एंड बच्चों फटाफट से फायदा उठा लो, बिकॉज ऑलरेडी जेई और मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत महंगी होती है, हम समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से बच्चे। सो मेडिकल के लिए भी हम आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर यहाँ पे लेके आए, दैट इज मेडिकल की पढ़ाई आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 64,483 रुपीज में, अलॉन्ग विद योर क्लास 10। यानी कि सीबीएसई के साथ साथ नीट यूजी, सिर्फ सीबीएसई नहीं भाई, ठीक है। तो इतना बढ़िया ऑफर बच्चे, इतना बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एंड बिलीव मी गाइस, आपने देखा ही होगा रिजल्ट्स कितने बेहतरीन आए हैं, है ना। सो इट द रिजल्ट स्पीक्स इटसेल्फ फॉर द प्लेटफॉर्म, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। एंड अन अकेडमी, वी एज अन अकेडमियंस, वी बिलीव इन क्रैकिंग एवरी एग्जाम गाइस, है ना। सो अन अकेडमी के साथ क्रैक करिए और विद कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पे। एंड जिन बच्चों ने लेना है प्लस आइकॉनिक, वो 10% ऑफ ले लीजिए सीबीएसई 10 के साथ, CK01 के साथ मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा गाइस। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक जरूर से कर दो, एम करते हैं मैक्सिमम लाइक्स के लिए। मैं कोई टारगेट तो नहीं रख रहा हूँ, बट हाँ मैक्सिमम लाइक्स एम करते हैं। द बेस्ट पार्ट गाइस, प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा बच्चे। एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हैं तो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। डाउनलोड करिए भाई अनअकैडमी आप, अगर अभी भी आपने डाउनलोड नहीं किया। बहुत सारे अमेजिंग सेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, कि अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द आपके लिए कल लेके आने वाला हूँ,
सो मैंने यहाँ पे सोचा था कि 2 वीडियोस आपको बना के डालूंगा। तो कल मैंने एग्रीकल्चर का वीडियो डाला है और आज मैंने फेडरलिज्म का वीडियो डाला है। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर रिवीजन टॉपिक्स फॉर यू। अगर आपको क्विक कॉन्सेप्ट वीडियोस भी चाहिए, दैट मींस कुछ और ऐसा जो आप चाहते हो कि सर 30 मिनट्स में 35 मिनट्स में आपको रिवाइज करा के दे, तो जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को टॉपिक्स बताओ, मैं श्योरली उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए लेकर के आऊंगा सेशंस, है ना। चलिए, तो सबसे बेहतरीन बात है, मजा आया। और आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है, यानी कि फेडरलिज्म की क्विज भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो आप फेडरलिज्म रिवाइज करके रखिएगा, मैंने जो पढ़ाया है मैं उससे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, ठीक है। चलिए, सो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ और अनअकैडमी के साथ सारी चीजें क्रैक करते रहो एकदम जबरदस्त तरीके से। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझसे पूछेगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, and in that video we'll be doing a live quiz, guys. So get set and get ready, and definitely do not forget to buy iconic and plus beta 25 लास्ट डे है, तो जरूर से iconic और plus बाय कर लीजिए, क्योंकि आपका बेनिफिट है, आपके लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है बच्चों। सो बाय गाइस, गिव मी अ ब्रेक, आई मीन तो मिलते हैं वापस अगेन, तब तक के लिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, कीप क्रैकिंग गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।